चावल शेयर्स आज के सत्र में फोकस में आते हुए नजर आए। आज ही नहीं, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहां पर तेजी देखने को मिल रही है और एक पॉकेट है शिपिंग, जहां पर निचले स्तरों से खरीदारी बढ़ रही है। जी शिपिंग देख लीजिए, एससीआई मार्केटर या फिर श्रेयास शिपिंग, सभी में मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कारण क्या है और इतनी स्ट्रांग बाइंग के पीछे वजह क्या है, ये बताने के लिए अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंचल बताएं, दोनों ही सेक्टर्स बस कर रहे हैं मार्केट में, क्या रीजन है? शुक्रिया राज। शुरुआत शिपिंग से करेंगे और शिपिंग के लिए सबसे बड़ा और इकलौता ट्रिगर है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के प्राइसेस को देखिए तो बीते 45 दिनों में उसमें लगातार तेज़ी बनी हुई है। 2 साल के हाई पे इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 20 नवंबर 2014 के बाद इन लेवल्स पे इस समय आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर इंडेक्स में तेज़ी बनती है तो जो कंपनियां उनका जो माल भाड़ा दाम है उनमें इजाफा आता हुआ दिखेगा और एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज जनरेट होते हुए दिखेंगे। सो मच अगर आप सिर्फ 45 डेज का पीरियड देखिए जिसमें लगातार तेज़ी बनी है इंडेक्स में, तो अब 45 दिनों के पीरियड में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 93% उछला है। और अगर अपने बॉटम से कंपेयर करें तो इंडेक्स 4.5 गुना बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी जो इंडेक्स में है वही कम्युनिकेट हो रही है समय शेयरों में। आप शेयरों का 45 दिन का ट्रेंड देखिए, श्रेयस शिपिंग 38% ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है, जी शिपिंग में 21%, तो वहीं एससीआई भी 20% ज़्यादा रिटर्न दे रही है। लेकिन शिपिंग के अलावा चावल स्पेस आज काफ़ी बदलेंगे और उसका कारण है कैबिनेट की बैठक। आज जो बैठक होनी है कैबिनेट की, उसमें एक मुद्दा ये भी है कि जो ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट हैं उन पे सीमा हटा दी जाए। और अगर ये फैसला आता है तो चावल कंपनी को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो एक्सपोर्ट्स था, ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स था, उसमें सर्टिफाइड एक्सपोर्ट्स ही अलाउ होता था और जिसमें मैक्सिमम चावल कंपनियां आती थी और जो रेंज थी वो 10,000 से 50,000 टन की थी। लेकिन आज कैबिनेट फैसला ले सकती है कि किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं की जाए। अगर कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है, जितना एक्सपोर्ट करना चाहती है उतना अलाउ करने दिया जाए, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे KRBL, LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स जैसी कंपनियों को आएगा जो सीधे तौर पे चावल एक्सपोर्ट कारोबार में है और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जी शुक्रिया अंचल आपका। तो एक अच्छा मूव है आज पूरे ही राइस पॉकेट में और साथ ही शिपिंग स्टॉक्स में। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक की बात की अंचल ने, तो आज कैबिनेट की बैठक में ये सर्टिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स की जो पाबंदी है उसको हटाने के साथ साथ फर्टिलाइजर स्पेस में यूरिया सब्सिडी पर भी डिसीजन लिया जा सकता है और साथ ही NPA रेजोल्यूशन को लेकर भी नई नीति पर बातचीत होगी। बातचीत करेंगे फर्टिलाइजर्स पर भी। लेकिन राकेश, ये राइस और शिपिंग दोनों ही स्पेस के स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेड आप इन दोनों सेगमेंट से कैरी करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए? दीपाली, राइस स्टॉक्स में तो ऑलरेडी बड़ा उछाल देखने को मिला है, किसी के पास है तो कैरी किया जा सकता है, बट नए निवेश की राय नहीं रहेगी। दूसरी तरफ शिपिंग के अंदर, जी शिपिंग के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों से जी शिपिंग ने थोड़ी करेक्शन भी दिखाई है। मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे जी शिपिंग में निवेश किया जा सकता है। पावर स्टॉक्स में एक स्टॉक देखिए पावर ग्रिड, क्योंकि निफ्टी पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है अब शायना। इनफैक्ट ये जो पावर ग्रिड है इसमें तो तेजी है ही, लेकिन PFC REC पिछले कुछ दिनों में तेज हुए हैं और पावर स्टॉक्स में देखा है हमने कि अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। कारण बताएं, और क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉक है जो वैल्यूएशन वाइज आपको अभी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है? अभी भी मुझे ये स्पेस में पावर ट्रांसमिशन स्टॉक्स ज़्यादा पसंद है। जैसे आपने पावर ग्रिड कहा, डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पर जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज़ एडिंग, उनके जो रिटर्न्स रहते हैं वो रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन द ROC रहते हैं, तो उस हिसाब से इट विल कंटिन्यू डिलीवरिंग गुड नंबर्स। और दूसरे स्टॉक्स यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने काफ़ी 2-3 महीने पहले या कपल ऑफ मंथ्स रिकमेंड किए हैं, कल्पत्रु पावर, वो काफ़ी चल चुके हैं, बट यहाँ से भी मेरे हिसाब से उनके जो ऑर्डर बुक और नंबर्स के हिसाब से आने हैं, आई थिंक इट स्टिल लुक्स अट्रैक्टिव। दूसरा स्टॉक जो मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ KEC इंटरनेशनल, वहाँ पर भी मेरे हिसाब से जो ऑर्डर बुक है उनको जो मिल रहे हैं उस हिसाब से, प्लस उनके जो नंबर्स के जो टर्न अराउंड हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू होंगे। एंड वैल्यूएशन वाइज ये 3 स्टॉक मुझे अभी भी पावर सेक्टर में अभी भी पसंद है। आई वुड अवॉइड द RECs एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर जो NPA प्रॉब्लम्स है वो ये स्टॉक्स पे PTC फाइनेंस, REC, इन पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो आई वुड अवॉइड द फाइनेंसिंग स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। जी मिस्टर बग्गा, ये PSU बैंक्स कंसिस्टेंट रैली कर रहे हैं इन एक्सपेक्टेशंस के बीच में कि NPA रेजोल्यूशन को लेकर कुछ जल्द कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट या फिर मेजर्स सरकार ले सकती है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी सरकार ने मंशा जाहिर की है कि वो ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि जो बैड लोन की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो। लेकिन इन होप्स के बीच में जो रनअप हाल ही में PSU बैंक्स में आया है, क्या थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए या फिर आप फ्लो के साथ जाना चाहेंगे कि नहीं, जो मजबूती दिख रही है वो शायद कंटिन्यू हो?
कंटिन्यूड लगती है दीपाली। गलत रहा हूँ मैं, पीएसयू बैंक्स पसंद नहीं है मुझे, और क्योंकि 5 साल के तौर पे देखिए तो परफॉर्मेंस नहीं है। हम काफ़ी देर से इनमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं और पसंद इसलिए नहीं है। पिछले 2 साल से मैंने राय नहीं दी, बट पिछले साल देखिए तो मटेरियल्स के बाद पीएसयू बैंक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा गए हैं। बट आपको अगर थोड़ा लंबी अवधि देखें तो कोई रिटर्न नहीं है। तो अब क्या होगा, 1-2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो है कि मर्जर्स रहेंगे, छोटे बैंक बड़े बैंक्स में विलय हो जाएगा। कल बात भी करी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कि शायद 2 बड़े बैंक्स का भी विलय हो जाए। तो आप चुनिंदा जो 4-5 बड़े पीएसयू बैंक्स हैं उन पे आप नज़र रखिए। दूसरी बात है एनपीएस में सरकार ज़्यादा चीज़ें नहीं करेगी, बट ये जो कमिटीज़ बनाने की बात हो रही है कि इनको फिर कोई विजिलेंस के दायरे में नहीं आएंगे अगर ये हेयर कट लेते हैं। तो अगर उस तरह की बात कुछ आती है तो एक सेंटिमेंटल बाउंस और आएगा। मार्केट ने काफ़ी हद तक डिस्काउंट किया है, बट अभी भी और दायरा है इसमें और उछलने का। और तीसरी बड़ी बात रहेगी, ओवरऑल इकनॉमी जैसे टर्न अराउंड करेगी तो ये अच्छा प्रदर्शन देंगे। मैं फिर कहूँगा, मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे शाइना भी कह रही थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ज़्यादा पसंद है। बट एक मौका हो सकता है अगले 3 से 6 महीने का, अगर आप नज़रिया रखिए तो पीएसयू बैंक्स ओन करिए। लंबी अवधि में ये मार्केट शेयर लूज़ करेंगे और इतना परफॉर्मेंस नहीं है लॉन्ग टर्म का, इनका मुझे पसंद नहीं है। चलिए, लेकिन फटाफट से मैं कुछ स्टॉक्स बता दूं जो इस समय मार्केट्स में बहुत एक्शन में हैं, वहां पर फोकस किया जा सकता है। धनलक्ष्मी बैंक, हम बैंक सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन धनलक्ष्मी बैंक पे देखिए स्पाइक, दिन के उच्चतम स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स 10% ऊपर। एक स्टॉक है ताज जीवीके, सुबह भी मेरे रडार पर था। होटल स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन है, ताज जीवीके ने इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दिए थे, लेकिन आज चला तो बहुत स्ट्रांगली स्पाइक है, 10% के आसपास की तेजी। कैपिटल फर्स्ट आज से वायदा कारोबार का हिस्सा है और इसमें रिटर्न्स बहुत स्ट्रांगली डिलीवर किए हैं, आज 6.5% की तेजी हो चुकी है। जियोजेट बीएनपी यहां पर ट्रेड पॉजिटिव साइड पे लग रहा है और ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे इस समय कामकाज कर रहा है। तो ब्रोकिंग हाउस के स्टॉक्स में जियोजेट बीएनपी भी बेटर लग रही है, 10% तेजी हुआ। और एक इंटरेस्टिंग पिक है सेलान एक्सप्लोरेशन, काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा था। ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनियों में रिटर्न नहीं मिले, लेकिन अब 170 के जोन्स के ऊपर आ चुका है। समीर जी, इसमें से कोई भी स्टॉक आपको पसंद है? इनफैक्ट अगर ताज जीवीके, सेलान एक्सप्लोरेशन जैसे स्टॉक्स, धनलक्ष्मी बैंक आज बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें से अगर करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाइज भी अगर हम देखें तो ताज जीवीके काफ़ी एनकरेजिंग लग रहा है। हालांकि ऑफ लेट इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, बट लास्ट 2 दिन की जो मूव है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है। और आज ही ये स्टॉक ने उसका जो एक कंसोलिडेशन फेज था उसमें से क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये ताज जीवीके में ये तेज़ी और कंटिन्यू रह सकती है। और ये स्टॉक में पोटेंशियल है, जो उसके 52 वीक्स हाइज है अराउंड 155, 158, वो बहुत जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। सो माइनर डिप्स में इनमें बाय कीजिए, ज़्यादा बड़े इसमें डिप्स आएंगे नहीं, क्योंकि जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, ज़्यादा बड़े इसमें करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट माइनर डिप पे डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी रजत ने सिंडिकेट बैंक की बात की थी, लेकिन आप छोटे बैंकों को देखिए आज के सेशन में। इंडियन बैंक 5.5% ऊपर, साउथ इंडियन बैंक में 5% का मूव है, दीना बैंक करीब 3.5% की मजबूती दिखा रहा है। तो छोटे बैंक्स में हमने कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखा है। इनफैक्ट शाइना, मैं इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना चाहूंगी। एक तरफ छोटे सरकारी बैंक हैं जहां पर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ये प्रोबेबल एक्विजिशन या फिर मर्जर कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में उन बैंकों पर ध्यान दिया जा सकता है जिनके ग्रॉस एनपीए लेवल्स कम हो और साथ ही साथ जिनकी बैलेंस शीट बेहतर। उसमें कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नाम आया था। और एक तरफ छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पर हमने म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर एचएनआईज की ओर से लगातार बाइंग देखी है, वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहे हैं। लेकिन इन छोटे बैंकों में आपको भी वैल्यू कहाँ नजर आ रही है जहां पर नई पोजीशंस या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हो? मेरे हिसाब से जो पीएसयू छोटे बैंक हैं उनको अब भी अवॉइड करना चाहिए। आपकी बात ज़रूर ठीक है कि इसमें अभी मर्जर एंड एक्विजिशंस होंगे और ये बड़े बैंक्स पीएसयू बैंक्स में मर्ज होंगे, बट आप देखो जो मर्जर होगा मेरे हिसाब से इनके बहुत हाई ग्रॉस एनपीएज है और मर्जर रेशियो विल ओनली रिफ्लेक्ट द करंट प्राइस लेवल। उस हिसाब से अगर पीएसयू बैंक में लेना है, आई वुड स्टिल प्रेफर द लार्जर बैंक्स। जैसे मैं एसबीआई काफ़ी टाइम से रेकमेंड कर रही हूँ, काफ़ी परफॉर्मेंस हो चुका है, बट प्राइस टू बुक अभी भी अट्रैक्टिव है। सो आई वुड
स्टिक टू द लार्ज बैंक इन PSU. अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो समथिंग लाइक BOB, वहाँ पर इट इज़ ओके, लाइक आई मीन देयर इज सम बिट ऑफ स्टेबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ देयर NPS एंड आई थिंक प्राइस टू बुक इज रीजनेबली अट्रैक्टिव. आई विल स्टिक टू, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स छोटे में लेना है तो मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लूँगी. आई पर्सनली होल्ड समथिंग लाइक अ DCB बैंक. यहाँ पर मेरे हिसाब से M&A अगर होता है तो दिस इज़ वन ऑफ द फोर फ्रंट्स बिकॉज दे हैव गॉट ब्रांचेस जैसे बिजनेस एरियाज में है, महाराष्ट्र, गुजरात. आई थिंक दिस इज अ फॉर कैंडिडेट. सेकेंड वन इज आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में आप फेडरल बैंक ले लीजिए. आई थिंक वहाँ भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है एंड इफ देयर इज सम बिट ऑफ M&A दैट कम्स इन, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बैंक्स दैट लुक्स गुड. यू कैन लुक एट साउथ इंडियन बैंक. दूसरा एक छोटा बैंक अगर आप ले लो तो you can look at Karnataka Bank. So I would stick to the smaller private sector banks, not the PSU banks. स्मॉल कैप में एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है. गोदावरी पावर रिकॉर्ड स्टॉक जहां पर 7% के रिटर्न डिलीवर हो चुके हैं और सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है. एक स्टॉक है फ्यूचर लाइफस्टाइल, अच्छी तेजी पकड़े हुए 13% के मजबूत रिटर्न्स हैं आज. और एक है HPL इलेक्ट्रिक जिस पे आज ट्रेडर्स का फोकस कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है स्टॉक को. HPL इलेक्ट्रिक भी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है. राकेश, स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली इस समय रडार पर हैं. आपके रडार पर कोई स्टॉक है मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में? देखिए, छोटे स्टॉक्स में एक कोक्यो कैमलिन काफ़ी अच्छा लगता है और 90 रुपीज़ के अराउंड एक्यूमुलेशन के अंदर है. डाउन साइड मुझे लिमिटेड लगती है. नीचे में 80-81 एक अच्छा बेस है. किसी का 6 से 8 महीने का नज़रिया है तो कोक्यो कैमलिन को बाय करके चलना चाहिए. और दूसरा रजत, एक स्टॉक जिसका आपने जिक्र करा, गोदावरी पावर, इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इस ब्रेकआउट को मिस करना चाहिए. टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट्स बैठते हैं वो लगभग अराउंड 130-135 के बैठते हैं. तो लगभग 20-25 रुपए की अपसाइड मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में यहाँ देखने को मिल सकती है. गोदावरी पावर को भी रडार पे रखें. जी, एक बार पूरे ही फर्टिलाइजर स्पेस को देख लेते हैं. ये स्पेस सुबह से ही मजबूती के साथ ओपन हुआ था और अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है. अभी हमने बताया भी था कि जो कैबिनेट की बैठक है उसमें यूरिया सब्सिडी को लेकर डिसीजन आ सकता है. इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के साथ साथ जो एडिशनल चार्जेस होते हैं जैसे हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस इनफैक्ट या फिर कस्टम चार्जेस होते हैं, उनको भी इंक्लूड करने की बात हो रही. तो इस केस में जो सब्सिडी है वो बढ़ जाएगी. गैस प्राइसिंग के आधार पर भी सब्सिडी देने की बात हो रही है. अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे ही फर्टिलाइजर स्पेस के लिए. लेकिन मिस्टर बग्गा, अभी क्या उन छोटे छोटे सेक्टर्स को या फिर बड़े सेक्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जहां पर सरकार काम करने वाली है, जहां पर सरकार की पॉलिसी स्ट्रेंथन रही है? फॉर इंस्टेंस डिजिटल हुआ, इंफ्रा हुआ, सीमेंट स्पेस हुआ. अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के आधार पे ही अगर सेक्टर्स को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में डालना हो तो आप किन किन सेक्टर्स पर फोकस करने की सलाह देंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो हाउसिंग रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, और सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रहेगा. तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, होम इम्प्रूवमेंट कंपनियां जैसे कि पेंट की कंपनियां हो गई, ड्यूरेबल्स की कंपनीज हो गई, ये सब अच्छा करेंगी. बैंक्स तो फाइनेंस करेंगे पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ को. तो जो भी बैंक्स कंज्यूमर फोकस्ड हैं स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, वही हमें पसंद रहेंगे. तीसरा बड़ा एक सेक्टर रहेगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स का. उसमें मैं कहता रहा हूँ कि जिनके पास बहुत ज़्यादा डेट है, जिनके लोन्स बहुत ज़्यादा है, वैसी कंपनियों को टर्न अराउंड करके आप मत सोचिए कि ये टर्न अराउंड केसेस हैं और इसमें स्मार्ट हम बना सकते हैं पैसा. उससे अच्छा जो सरकारी कंपनियां हैं और बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जिनकी लोन बुक बहुत कम है, वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे. तो ये कुछ सेक्टर्स देखे जा सकते हैं. FMCG में टर्न अराउंड है इस साल, वो भी लग रहा है. FMCG दौड़ेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दौड़ेंगे और ओवरऑल ये सब सेक्टर्स जो मैंने बात की. रिटेल स्टॉक्स में फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली रिटर्न्स मिल रहे हैं. आज फ्यूचर रिटेल ऊपर है, फ्यूचर लाइफस्टाइल, इन सभी स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है. समीर जी, आपके रडार पर कोई स्टॉक्स हैं सर जहाँ पर आप मानते हैं कि तेज़ी बढ़ सकती है? और खासतौर से जो मिड कैप स्मॉल कैप, मैं फिर से पूछूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं इंडेक्स स्टॉक्स के मुकाबले, क्या कोई रडार पर है शेयर? जी हाँ, देखिए, हालांकि ऑफ लेट हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा है और लास्ट 2-4 दिनों से हम क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं. जैसे मैंने पहले भी अभी एक 5-10 मिनट पहले भी बताया कि एक ताज जीवीके है जिसमें अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली इसमें भी बाइंग किया जा सकता है. बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप्स में हम नहीं जाना चाहेंगे, फिर भी अगर मिड साइज़ में हम देख रहे हैं
तो हम मिड साइज़ में PSU बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वो उसमें हमारे अगर आप बात करोगे तो PNB है, OBC है, वो एक प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे, यूनियन बैंक है। तो डेफिनेटली उनमें और भी पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें लग रहा है और यहाँ से 5 से 8% का हम इमीडिएट अप मूव देख रहे हैं। तो PSU बैंकिंग स्पेस है जिसको हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से, बट हमें लग रहा है कि अभी भी अच्छा खासा रूम है, आने वाले 2 या 3 वीक्स में हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं।